उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराने के बाद भी भाजपा आखिर चिंतित क्यों है? चुनाव नतीजों से खुश होने की बजाय आखिर वो क्या है जिससे इस खुशी के पीछे की परेशानी झलकने लगी है सत्ता शीर्ष पर बैठे नेताओं को? और पांचों की पांचों सीट हारने के बाद भी कांग्रेस को क्यों एक नई उम्मीद जागने लगी है? आखिर वो क्या समीकरण है जो ये लोकसभा का चुनाव उत्तराखंड के राजनीतिक पंडितों को परेशान कर रहा है, जिससे अब प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की सत्ता के लिए खतरा पैदा होता प्रतीत हो रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आपको उत्तराखंड की 5 सीट के आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे तो यकीनन पता चल जाएंगे। फिलहाल ये आंकड़ों का विश्लेषण हम आपके लिए कर देते हैं। उत्तराखंड की 5 सीट पर बीजेपी का कमल लगातार तीसरी बार खिला है। हालांकि इस बार की जीत कुछ नई इबारत लिखती दिखाई दे रही है। जिस तरह से अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत का इन चुनावों में कद बढ़ा है, उससे अब उत्तराखंड प्रदेश में बीजेपी की राजनीति पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी जैसे 3 छत्रपों के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। वैसे ऐसा पहली बार नहीं होगा। बीजेपी में इससे पहले भी अंदर खाने सत्ता संघर्ष देखा गया है। चुनाव के बाद एक बार फिर यही कहानी दोबारा से शुरू होने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। जिस तरह से केंद्र में बीजेपी के सहयोगी पूर्ण बहुमत न होने के चलते अब सरकार में ज्यादा भागीदारी मांगेंगे, उनको नाराज करने या उनकी बात न मानने की स्थिति में अब नरेंद्र मोदी है नहीं। ऐसे में केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तराखंड से किसी का नंबर लगे, इसके आसार कम ही नजर आते हैं। तो फिर क्या अनिल बलूनी जैसे मोदी के बेहद करीबी नेता सिर्फ सांसद बनकर शांत रह पाएंगे? दूसरी तरफ 3 साल से सक्रिय राजनीति से अलग थलग पड़े पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अब सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन गए हैं। उनके साथ भी बीजेपी का एक बड़ा धड़ा जुड़ा है। ऐसे में बीजेपी में प्रभुत्व की खींचतान भी देखने को मिल सकती है। वैसे पहले भी उत्तराखंड में धड़ेबाजी देखने को मिलती रही है। एक समय में गढ़वाल से भुवन चंद्र खंडूरी और दूसरी तरफ कुमाऊं से भगत सिंह कोश्यारी में भी इसी तरह की खींचतान देखने को मिली है। उसके बाद भी कई बार अलग अलग गुट में ऐसा ही राजनीतिक द्वंद्व देखने को मिलता रहा है। तो क्या माना जाए कि एक बार फिर यही शुरुआत होने जा रही है? धामी सरकार और बीजेपी के लिए एक और वजह से परेशानी इस बार की जीत के बाद दिखाई दे रही है। भले 5 सीटों पर बीजेपी जीत गई हो, लेकिन उसके मत प्रतिशत में काफी हद तक कमी आई है। जिस बीजेपी ने चुनाव शुरू होने से पहले 5 संसदीय सीटों पर 75% से अधिक वोट हासिल करने का लक्ष्य बनाया था, वो उल्टा 2019 से भी 5% नीचे आ गया है। मतलब साफ है, कांग्रेस के दिग्गजों के चुनाव न लड़ने से भी बीजेपी को फायदा हुआ नहीं। एक तरीके से कांग्रेस के सरेंडर के बाद भी कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ना बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसका साफ मतलब यही है कि प्रदेश में विकास के लाख दावों के बाद भी बीजेपी का जनाधार तेजी से घट रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगातार दूसरी बार जबरदस्त जनादेश मिला था, लेकिन महज 2 साल के भीतर ही 5% वोट शेयर में कमी आना कहीं ना कहीं राज्य सरकार के प्रदर्शन की तरफ भी इशारा करता है। अगर कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटे होते तो निश्चित तौर पर यह आंकड़ा और बढ़ सकता था। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 61.87% वोट मिले थे और कांग्रेस 31.74% वोट पर सिमट गई थी, जबकि इस बार बीजेपी घटकर 56% पर आ गई है, जबकि कांग्रेस बढ़कर 32% से ऊपर चली गई है। मजेदार बात यह है कि 2024 में भी 47 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। 2024 के चुनाव में भी इतने ही मतदाताओं ने मतदान किया था, लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा पिछड़ गई है। लोकसभा वार देखें तो गढ़वाल सीट पर भाजपा ने 2019 में 67% से अधिक वोट लिए थे। 2024 में यह 58.41% रह गए। टिहरी में 64.3% की तुलना में 53.66,
हरिद्वार में 52.28% की तुलना में 50.19 वोट हासिल कर पाई। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 2019 में भाजपा को 63.54% वोट मिले थे, लेकिन 2024 में पार्टी 58.41% पर सिमट गई। कुल मिलाकर भाजपा को हर सीट पर पिछले चुनाव की तुलना में काफी नुकसान झेलना पड़ा है। नतीजों के बाद राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मोदी के नाम पर तो उत्तराखंड ने एक बार फिर से वोट दिया, लेकिन जो वोट प्रतिशत गिरा है वो राज्य सरकार के खाते में जाता है। मोदी के काम को तो जनता ने सराहा है, लेकिन राज्य सरकार के काम से वो इतना संतुष्ट नजर आए नहीं। इसी कारण ये 5% की कमी देखने को उत्तराखंड में मिली है। वहीं दूसरी ओर टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े बॉबी पवार भी आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल बनने वाले हैं। बॉबी को मिले बम्पर वोट बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। साल 2023 में उत्तराखंड में बेरोजगार संगठन ने एक बड़ा आंदोलन किया था। इस आंदोलन की भीड़ ने बता दिया कि प्रदेश में एक बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की है जो सरकार की नीतियों से न खुश है और न ही इत्तेफाक रखती है। इस आंदोलन से बॉबी पवार एक बड़े नेता के तौर पर सामने आए हैं। इसके बाद बॉबी ने टिहरी लोकसभा सीट से बेरोजगार संगठन के बैनर तले चुनावी मैदान में ताल ठोकी। बॉबी पवार ने यहां दोनों ही राष्ट्रीय दलों को कड़ी टक्कर दी है। ऐसा पहली बार हुआ जब वोटों की गिनती में किसी निर्दलीय को टिहरी लोकसभा सीट से इतने वोट पड़े हों। बॉबी पवार को 1,68,081 वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार जोत सिंह गुंसोला को 1,90,110 वोट मिले। टिहरी लोकसभा सीट पर बॉबी पवार तीसरे नंबर पर रहे। बॉबी पवार के लिए पड़े ये वोट बता रहे हैं कि उनका भविष्य काफी उज्जवल है। अंदाजा है कि आने वाले दिनों में बॉबी इस क्षेत्र में एक्टिव होकर बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। राजनीतिक जानकार भी टिहरी लोकसभा सीट पर बॉबी पवार की ताकत को भविष्य के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में यह माना जा सकता है कि भाजपा ने तीसरी बार जीत तो हासिल की, मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है जनाधार धीरे धीरे घट रहा है। दूसरी तरफ भाजपा को एक ऐसी पार्टी के तौर पर जाना जाता है जो बड़े हों या छोटे, हर चुनाव को काफी गंभीरता से लेती है और एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। ऐसे में वोट प्रतिशत के गिरने को वो कितना गंभीरता से लेती है, इसी पर टिकी है प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।